दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश शर्मा, आपका मित्र, आपका भाई, आज फिर आपके पास एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। दोस्तों मेरा आज का टॉपिक है यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू कर दी है। इसके अंदर भारत सरकार के वो सभी कर्मचारी आते हैं जिनकी नियुक्ति 1/1/2004 के बाद हुई है। आइए अब इस विषय पर चर्चा करते हैं। इसमें मुख्यतः 5 बड़ी बातें हैं। वो 5 किस प्रकार के कर्मचारी हैं जिन पर ये शर्तें लागू होंगी। सर्वप्रथम, जिस कर्मचारी की 25 साल सर्विस हो चुकी है वो इसके लिए एलिजिबल होगा। दूसरा, जो कर्मचारी 31 मार्च 2025 से पहले सेवानिवृत्त हो चुका है और यूपीएस के तहत अपनी पेंशन लेना चाहता है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। तीसरा, वो कर्मचारी जिसकी 25 साल से कम सर्विस है परंतु 10 साल से ज़्यादा सर्विस है वह भी इसके लिए एलिजिबल रहेगा। चौथा, वीआरएस लेने वाले कर्मचारी भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे परंतु उसमें शर्त यह रहेगी कि उसकी कम से कम सर्विस 25 साल की होना जरूरी है। पांचवा, फंडामेंटल रूल 56J के तहत जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं वह भी इसका लाभ ले सकते हैं। जब हम यूपीएस में मिलने वाले लाभ की बात करते हैं तो दोस्तों इसके अंदर 5 कैटेगरी बनती हैं। वो कौन कौन सी 5 कैटेगरी हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सर्वप्रथम पहली कैटेगरी है फुल एश्योर्ड पे आउट, जिसमें कि 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस का होना निहायत जरूरी है और साथ साथ जिसकी 25 साल की सर्विस हो जाएगी उसे 50% एलबीडी यानी कि लास्ट बेसिक ड्रा का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। दूसरी जो कैटेगरी है प्रपोज नेट पे आउट, इसमें 10 साल से ज़्यादा और 25 साल से कम की सर्विस वाले जो रेशो निकलेगी उसके हिसाब से उन्हें पेंशन मिलेगी। तीसरी कैटेगरी है जो वीआरएस लेते हैं परंतु उसमें शर्त यह है कि 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस का होना जरूरी है परंतु उसे पेंशन स्टार्ट होगी तब जब उसकी जो नॉर्मल रिटायरमेंट डेट है, जो उसकी पेंशन है नॉर्मल रिटायरमेंट से लागू होगी, जबकि उन्हें सेवानिवृत्त वीआरएस के हिसाब से कर दिया जाएगा। चौथी कैटेगरी है फैमिली पे आउट, इसके अंदर कर्मचारी को उसकी पेंशन मिलेगी। भगवान ना करे अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी वाइफ को पेंशन का 60% यानी कि 60% पेंशन मिलेगी। यह चौथी कैटेगरी है। और जबकि 5वीं कैटेगरी है मिनिमम गारंटी पे आउट। दोस्तों यूपीएस के अंदर कम से कम 10,000 पेंशन जरूर मिलेगी रिटायर होने वाले कर्मचारी को। यह उपरोक्त 5 कैटेगरी बनती हैं। अब दोस्तों यूपीएस कॉर्पस है क्या, इस विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों यूपीएस को 3 कॉर्पस में डिवाइड किया गया है। एक इंडिविजुअल कॉर्पस, दूसरा पूल्ड कॉर्पस, तीसरा बेंचमार्क कॉर्पस। इंडिविजुअल कॉर्पस में आपका पैसा 10% जाएगा, साथ में 10% सरकार का पैसा रहेगा। पूल्ड कॉर्पस में 8.5% सरकार का पैसा जमा होगा, जबकि बेंचमार्क कॉर्पस सीआरए यानी कि सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी इसको डिसाइड करती है कि आपका बेंचमार्क कॉर्पस में कितना पैसा रहेगा। वह समय समय पर आपको बताया जाएगा या सेवानिवृत्ति के समय आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों इसमें एक बात यह है कि जो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस है उसमें से आप अपनी पूरी सर्विस के दौरान 3 बार पैसा निकलवा सकते हैं। जो आप पैसा निकलवाएंगे वो 25% से ज्यादा नहीं होगा और जो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस होगा उसी में से पैसा मिलेगा। मान लो आप 3 बार में अपना पैसा निकलवाते हैं और वो पैसा आपका कुछ कम हो जाता है, जो बेंचमार्क कॉर्पस से कम होगा, तो उतना पैसा आपको जमा करवाना पड़ेगा, तब आपको 50% पेंशन मिलेगी। अन्यथा आपको बेंचमार्क कॉर्पस के हिसाब से पेंशन मिलेगी। यह इसमें विशेष ध्यान देने की बात है। चलो दोस्तों अब आपको एनपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है उसके विषय में बताया जाए। एनपीएस है जो वो एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है, जबकि यूपीएस है जो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन ऑन डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है। दूसरा, एनपीएस में रिस्क मार्केट के हिसाब से होता है, शर्त एवं नियम लागू रहते हैं, जबकि यूपीएस में दोस्तों किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है।
एनपीएस में 60 साल की सर्विस के बाद आपको फुल बेनिफिट मिलेगा, जबकि यूपीएस में 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस के बाद आपको दोस्तों उसका बेनिफिट मिलेगा। चौथी बात इसके अंदर रहेगी, एनपीएस के अंदर जब कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है उसे उस पेंशन का लाभ मिलता है, उसके बाद उसकी धर्मपत्नी को मिलता है, और धर्मपत्नी भी अगर गुजर जाती हैं तो उनका जो लीगल हायर होता है उसको उसकी पेमेंट मिलती है। जबकि यूपीएस के अंदर दोस्तों कर्मचारी को उसका बेनिफिट मिलेगा, फिर कर्मचारी के बाद उसकी धर्मपत्नी को उसका बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद और किसी को बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि एनपीएस में फैमिली पेंशन, उसकी विधवा को पेंशन और लीगल हायर को पैसा मिलता है, जबकि यूपीएस के अंदर खुद कर्मचारी को पैसा मिलेगा या उसकी विधवा को पैसा मिलेगा और किसी को वो पैसा नहीं मिलेगा। यह बात ध्यान देने योग्य है। इसके अलावा मिनिमम पेंशन कोई फिक्स नहीं है, जबकि यूपीएस में 10,000 रुपया मिनिमम पेंशन रहेगी। एनपीएस में आपको रिटायरमेंट के टाइम जो पैसा मिलता है वो टैक्स फ्री रहेगा 60%, जबकि यूपीएस के अंदर अभी कोई डिफाइंड नहीं किया गया है। यह भी बात ध्यान देने योग्य है। एनपीएस के अंदर जो पेंशन फिक्स हो जाएगी वह फिक्स रहेगी, जबकि यूपीएस के अंदर समय समय पर सरकार द्वारा दिया गया डीए और डीआर है वह भी पेंशन के अंदर जुड़ता रहेगा। यह एक फायदे की बात है। एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन कर्मचारी का 10%, सरकार का 14% है, जबकि यूपीएस के अंदर कर्मचारी का 10% और सरकार का 18.5%, 18.5% कंट्रीब्यूशन रहेगा। अगर कोई एनपीएस कर्मचारी वीआरएस लेता है तो उसे 20% पैसा मिलेगा और 80% के हिसाब से उसकी पेंशन बनेगी, जबकि यूपीएस में वीआरएस तो ले सकता है 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस के बाद, परंतु उसे जो भुगतान होगा वह उसकी नॉर्मल रिटायरमेंट की डेट में मिलेगा। यह भी बात ध्यान देने योग्य है। दोस्तों कोई कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में जाता है, वो कर्मचारी अगर जाना चाह रहा है तो इसके लिए सरकार ने 1 अप्रैल से लेकर 30 जून 25 तक की तिथि निर्धारित की है। वो अपना बिल दे सकता है यूपीएस में जाने के लिए। और कोई कर्मचारी अभी भर्ती होता है तो उस कर्मचारी को 1 महीने के अंदर अंदर यह बताना होगा कि वह एनपीएस में अकाउंट रखना चाहता है वो या वो यूपीएस अडॉप्ट करता है। उसके लिए 1 महीने का समय रहेगा। साथ साथ दोस्तों कोई कर्मचारी एनपीएस में 31 मार्च 2025 से पहले सेवानिवृत्त हो चुका है, उसे भी 3 माह का समय दिया गया है, जो कि 1 अप्रैल 25 से लेकर 30 जून 25 तक रहेगा। यह बात ध्यान देने योग्य है। दोस्तों एनपीएस और यूपीएस के विषय में मैंने आपको सभी बातें आपके समक्ष रख दी हैं। अब यह कर्मचारी स्वयं समझदारी से निर्णय लेवे कि उसे एनपीएस में रहना है या यूपीएस में रहना है। सारी बातें आपको उपरोक्त बता दी गई हैं। दोस्तों यूपीएस से संबंधित जानकारी एवं कैलकुलेशन मैंने पीडीएफ के रूप में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसमें आप जाकर अच्छे से खुद भी सभी चीजें देख सकते हैं। दोस्तों मैंने यह आपके लिए एक सतत प्रयास किया है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने साथियों को शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुकेश शर्मा रेलवे पर जाकर इसे सब्सक्राइब करें और इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।